हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अभी तक मैंने एक वीडियोस को अपलोड कर दिया था, तो मेक श्योर कि आप ये वाली प्लेलिस्ट को कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा इसको एक्सेस कर लो, या तो आप जावा की पूरी पूरी प्लेलिस्ट इसको एक्सेस कर लो, आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो को अपलोड कर दिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कलेक्शन फ्रेमवर्क एक्चुअली में होता क्या है, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं बातों को। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे पास एक कलेक्शन इंटरफेस है और इस इंटरफेस को तीन और इंटरफेसेस एक्सटेंड कर रहे हैं, लिस्ट, क्यू, सेट। तो अगर हमें एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर कर पाएं और उसमें कुछ डुप्लीकेट्स भी हों, तो हम लोग यहाँ पर अरे अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक या वेक्टर जैसी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो उसी की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे लिस्ट के बारे में। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर कलेक्शन इंटरफेस को लिस्ट ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो इस कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शंस का डिक्लेरेशन होगा वो सारा का सारा लिस्ट में भी अवेलेबल होगा। और लिस्ट इंटरफेस को हमारी इस अरे अरे लिस्ट क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर लिया है। तो इसके अंदर जितने भी डिक्लेयर्ड फंक्शन होंगे, मेथड्स होंगे, उन सारे के सारे मेथड्स की डेफिनेशन इस क्लास में प्रोवाइड की गई होगी। ये आपको पता है, सिंपल इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, और आपको पता भी है कि हम लोग इंटरफेसेस को किस तरह से यूज करते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको ये सारी चीजें ये आपको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए हम लोग अरे लिस्ट की बात करते हैं। तो अगर आप यहां से देखें तो इसके नाम में ही अरे है, मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए ये इंटरनली अरे का ही यूज करता है। तो अगर ये इंटरनली अरे का ही यूज करता है, तो फिर जब हमारे पास सिंपल अरे जैसी हमारे पास चीजें हैं, हम लोग सिंपल अरे बना करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो फिर ये अरे लिस्ट जैसी चीजें क्यों बनाई गई। तो अभी यहाँ पर देखिए, जब हम लोग नॉर्मल अरे को बनाते हैं इस तरह से, तो हमने इसका साइज रखा है 5। इसका मतलब कि हम इसमें 5 एलिमेंट्स को, 5 रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इस अरे का साइज अपने फिक्स कर दिया है 5, तो अगर मुझे 5 एलिमेंट्स के बाद भी अगर कोई और भी एलिमेंट्स हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम इस अरे में नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि इस अगर अरे का साइज 5 है तो इसमें हम 5 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं, 0 से 4 इंडेक्स तक। लेकिन 5th इंडेक्स पर जैसे हम कुछ चीज रखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये आपको पता है। तो जो यहाँ पर अरे लिस्ट को इंप्लीमेंट किया गया है, वो डायनेमिक अरे का यूज करके बनाया गया है। अब डायनेमिक अरे क्या होता है कि वो रन टाइम पर अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है। जैसे मान लो हम लोग कोई अगर अपने इस अरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसकी बिगिनिंग में कुछ कैपेसिटी होगी, लेट से उसकी कैपेसिटी है 10। तो हम उसमें अपने 10 रिकॉर्ड्स को, 10 डेटा को रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 11वां डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो अरे लिस्ट ऑटोमेटिकली इंटरनली अपने साइज को बढ़ा लेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो साइज है अरे लिस्ट का, वो डायनेमिकली ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अरे बना के रखा है, तब आप इसके साइज को रन टाइम पर बढ़ा नहीं सकते, है ना। अगर आपने इसका साइज 5 कर दिया तो कर दिया, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये स्केलेबल नहीं है। ये जो हमारा अरे है ये स्केलेबल नहीं है, और यही अरे का एक मेन डिसएडवांटेज होता है कि उसका साइज फिक्स होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर मिलती है अरे लिस्ट, जिसका साइज डायनेमिकली बढ़ जाता है और टाइम आने पर कम भी हो जाता है। अब अगर आपको रियलिटी में फीलिंग लेनी है कि अगर ये अरे लिस्ट जो इंटरनली अपने साइज को इंटरनली ग्रो या श्रिंक कर रही है, ज्यादा या बढ़ा रही है, घटा रही है, वो सारी चीजें कैसे होती हैं, तो आप हमारे क्या करो, डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है उसमें हमने आपको पढ़ाया था स्टैक। और स्टैक को जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको सिखाया था किस तरह से स्टैक को इंप्लीमेंट करना है डायनेमिक अरे का यूज करके। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने पूरी पूरी कोडिंग ही करके बताई है किस तरह से हम लोग अरे के साइज को बढ़ा रहे हैं डायनेमिकली और फिर घटा रहे हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप इसको देख लो। फिलहाल ये कैसे काम करता है, देखिए। जैसे अब हमारे पास जो ये अरे लिस्ट है, ये इंटरनली अरे को ही यूज कर रही है। तो लेट सपोज सपोज कि उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। पहला इनिशियल जो कैपेसिटी होगा हमारे अरे लिस्ट का वो 10 हो गया। अब जैसे उसमें 10 एलिमेंट्स को हमने रख दिया,
जैसे हम ग्यारहवां एलिमेंट स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, एक नया अरे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले हमारे अरे लिस्ट का साइज 10 था, तो वो क्या करेंगे, लेट से 16 साइज का एक दूसरा अरे बनाएंगे। और जो दूसरा अरे बनाएंगे 16 साइज का, उसमें हर एक एलिमेंट को जो पहले वाले अरे में थे उसको कॉपी कर देंगे, और जो पुराना वाला अरे था उसको, उसकी मेमोरी को रिलीज कर देंगे। और जब टाइम आने पर मान लीजिए हमने कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट किया अपने अरे नई वाली अरे लिस्ट में, और मान लो हम लोग उसमें जब एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव होते होते अगर एलिमेंट्स कम हो गए तो कुछ फार्मूला के हिसाब से वो अरे लिस्ट अपने साइज को कम भी कर लेती है ना। जैसे अरे अगर मान लीजिए अरे अरे लिस्ट का इनिशियल साइज n था, तो जब ये अपने साइज को बढ़ाएगी तो वो n इक्वल टू वो n प्लस n बाई 2 प्लस 1 कर लेगी। मतलब अगर n का अगर 10 है तो वो 10 प्लस 10 बाई 2 5 प्लस 1 यानी 16 साइज कर लेगी। तो इस तरह से जो हमारी अरे लिस्ट है वो डायनेमिकली अपने साइज को बढ़ा और घटा सकती है। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमारे पास अरे लिस्ट क्यों आया जब हमारे पास अरे था, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम लोगों को अपना अरे लिस्ट का यूज करना है, तो हम लोग अपने इस अरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे अरे अरे लिस्ट, यहाँ से अरे लिस्ट, और ये जावा के यूटिल पैकेज में है तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जब हम लोग अरे लिस्ट को बना रहे हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम ये जो अरे लिस्ट बना रहे हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स को रखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेंगे, तो हम यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे, INTEGER इंटीजर लिखेंगे। अब एक बात आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि हमने यहाँ पर इंट नहीं बल्कि इंटीजर लिखा है। तो मैं आपको बताऊं, जो भी हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शन है, फ्रेमवर्क है, इसके अंदर जो भी क्लासें हैं वो सारी की सारी क्लासें हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में काम करती हैं। या तो आप यूजर यहाँ पर कोई क्लास का नाम लिखो, कोई कस्टम क्लास आप बना रहे उसको नाम लिखो। और अगर आप इस क्लास को, अरे लिस्ट क्लास को अगर आप प्रिमिटिव के साथ में यूज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ इंट नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लास है उसका नाम लिखना पड़ेगा इंटीजर। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा अक्सर बोलते हैं कि जो मतलब कि बोलते ही हैं कि जो हमारा कलेक्शन फ्रेम है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में ही काम करता है, प्रिमिटिव के साथ में काम नहीं करेगा। मतलब प्रिमिटिव के साथ में अगर आपको काम करना है तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास यूज करना पड़ेगा। अब ये रैपर क्लास क्या होती है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ढूंढ लो। फिर हम लोग अपने कुछ यहाँ पर नाम दे देते हैं। लेट से मैं यहाँ पर नाम देता हूँ अपनी लिस्ट को, कुछ भी नाम देना है तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लिस्ट नाम से, STU लिस्ट नाम से हमने एक बनाया, और न्यू लिख करके हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे अरे लिस्ट बना लेंगे। ओके, ऐसे तो हमने क्या किया, एक अरे लिस्ट बना ली। ये इम्पटी है अभी अरे लिस्ट, इसमें मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स हमने रखा नहीं है। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स को रखने की बात करते हैं, किस तरह से हम लोग इसमें अपने इस जो अरे लिस्ट हमने बनाई इसमें एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे। तो अब अगेन क्योंकि ये क्लास है अरे लिस्ट, इसके अंदर कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन को हम सिंपली कॉल कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो कौन कौन से फंक्शन है चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पर लिख करके रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर ऐड फंक्शन के बारे में। ऐड फंक्शन क्या करेगा, आपके एलिमेंट्स को आपकी अरे लिस्ट में ऐड कर देगा। अब ऐड फंक्शन को कॉल करना है तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया अरे लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और कॉल करने के बाद यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू हम लोग यहाँ से 10 ऐसे पास कर देंगे। ओके, हमें और भी एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम लोग स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें 20 पास कर देंगे। तो इस तरह से दो एलिमेंट्स यानी दो इंटीजर 10 और 20 को हमने ऐड कर लिया है। और प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख करके स्टूडेंट लिस्ट को हम लोग यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो एक टू स्ट्रिंग मेथड्स जो भी उस क्लास में होता है वो क्या होता है, वो कॉल होता है। तो वे क्या करेगा 10 और 20 को हमारे प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ से रन करता हूँ प्रोग्राम को और देखिए 10 एंड 20 प्रिंट हो रहा है। तो हमारी इस हर एक क्लास में एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है। ओके, वही मेथड कॉल होता है, तो उसके अंदर जिस तरह से कोडिंग की गई होगी उसी हिसाब से ये वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट फॉर्मेट में ये वैल्यू को प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर कोडिंग लिखी होगी। ये चीजें आपको पता है बेसिक, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। ओके,
अब हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स को ऐड कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और एलिमेंट्स को ऐड कर, तो मैंने यहाँ पर 30 को भी ऐड कर लिया। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर 10, 20, 30 आ रहा है। अब यहाँ पर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 इंडेक्स पर ये हमारा 10 है, 20 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पर 20 है और सेकंड इंडेक्स पर 30 है, जैसे अरे में होता है ना। अब क्योंकि ये इंटरनली अरे को ही तो यूज कर रही है तो वही सारा काम यहाँ पर होगा। लेकिन अब हमें वैल्यू को रखना है तो हम फंक्शंस का यूज करेंगे। ओके, ठीक है, अब इतना हमें समझ में आया। ऐड का एक और ओवरलोडेड वर्जन होता है जिसमें आप इंडेक्स और वैल्यू पास कर सकते हो, किस इंडेक्स पर आप वैल्यू को रखना चाहते हो। जैसे अभी ये क्या कर रहा है, जब भी हम इस ऐड मेथड को कॉल करके वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये हमारे एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड कर रहा है। पहले 10 को ऐड किया, फिर उसके आगे 20 को, फिर उसके आगे 30 को। अगर आपको स्पेसिफिकली कहीं पर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करोगे और दूसरा वाला जो ओवरलोडेड वर्जन है इसको कॉल करोगे। तो मान लीजिए 1 इंडेक्स पर मैं ऐड करना चाहता हूं 200 को। ओके, और 200 को ऐड करने के बाद मैं यहां से प्रिंट कर देता हूं ऐसे। तो अभी 1 इंडेक्स पर 20 है, लेकिन अब 2 यहाँ पर 200 आ जाएगा। और 200 अगर 1 इंडेक्स पर इंड होगा तो 20 आगे आगे बढ़ जाएगा। ठीक जैसे अरे में होता है, अगर आपने वहां पर एक इंडेक्स को फिल कर दिया तो उसके आगे जो मतलब उस पर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आगे के सारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सारा काम हो रहा है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना अमेजिंग है। सोचो अगर आपने अरे बनाया होता और आपने अरे के, आपके पास लेट सपोज एक अरे है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आपके पास एक अरे है, मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं ऐसे। ओके, मैं लेट से मैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 20 को रखा है, यहाँ पर हमने 5 को रखा है और यहाँ पर हमने 2 को रखा है। अब मान लीजिए हमें 10 रखना है इस फर्स्ट वाले इंडेक्स पर, तो कैसे करेंगे। अगर मैं कोडिंग लिखता तो पहले मुझे 20 को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता, 5 को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 10 को इंसर्ट करते, तो कितना ज्यादा हमें काम करना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें प्री डिफाइंड है, आप फंक्शन को कॉल कर लो, आपको फंक्शन की कोडिंग नहीं करनी है। तो ये बहुत अमेजिंग हो गया है ना, आपका कितना ज्यादा टाइम बचा रहा है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए 200 यहाँ पर 1 इंडेक्स पर आ चुका है और उसके आगे जो एलिमेंट है 20, 30 वो शिफ्ट हो चुके हैं। ओके, तो ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है कि आप पूरे पूरे एक ऐड ऑल फंक्शन को कॉल करके एक पूरी पूरी अरे लिस्ट को ही ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और अरे लिस्ट होती, मैं यहाँ पर बना देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए जी इसका नाम मैं रख देता हूँ 1 और इस वाली अरे लिस्ट में मैं कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ। तो मैं लिखूंगा डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें मैं लेट से 1 पास करता हूँ। ओके, और 1 पास करता हूँ और उसके बाद एक और बार मैं इसमें एक और एलिमेंट्स 2 को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो हमारी ये वाली अरे लिस्ट है, दूसरी वाली अरे लिस्ट है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस वाले लिस्ट में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इस वाली लिस्ट में ऐड हो जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लोगों को जिस भी लिस्ट में ऐड करना है, हमें स्टूडेंट लिस्ट में ऐड करना है, तो हम लोग ऐड ऑल फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसने ऑटोमेटिक स्टूडेंट लिस्ट 1 को पास कर दिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स लास्ट में इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और फिर से अगर मैं इस वाली लिस्ट को प्रिंट करता हूं यहाँ पर, तो आप देखना, तो पहले 10 और फिर इसकी वजह से 200 आएगा, 20, 30 आएगा और उसके बाद से 1, 2 आएगा। इस तरह से ऐसे काम होगा। देखिए तो ये 10, 200, 20, 30 पहले था और ये 1, 2 यहाँ पर ऐड हो चुका है ना। अगर जो ये ऐड ऑल फंक्शन है, अगर मैं इसको इंडेक्स पास कर दूं, लेट से 0 इंडेक्स पर मैं पास करता हूं, तो क्या कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है। तो मतलब 0 इंडेक्स पर ये 1, 2 ऐड हो जाएगा, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारी इस लिस्ट में ओरिजिनली थे वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 पहले आ गया है और ये सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे पुरानी वाली लिस्ट में थे वो आगे बढ़ गए हैं ना। तो आप इस तरह से इंडेक्स भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। हमारे पास एक मेथड है गेट मेथड। ये क्या करेगा कि एलिमेंट्स को दे देगा। तो अभी हमने एलिमेंट्स को रखना सीखा है, प्रिंट करने के लिए तो हम डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे, वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा था तो प्रिंट कर दे रहा था। अगर हम चाहें तो गेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट लिस्ट डॉट गेट को कॉल करें और गेट को कॉल करने के बाद मैं इसमें 1 पास कर देता हूं, तो जो 1 इंडेक्स पर एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा। और अगर रिटर्न कर रहा है तो हम इसको प्रिंट करेंगे, तो उसको हम सिस आउट के अंदर लिखेंगे ऐसे, है ना। तो अब 1 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है क्या आप बता सकते हो।
तो हमने 0 इंडेक्स पर इस वाली पूरी लिस्ट को ऐड कर दिया था, तो 1 इंडेक्स पर अभी हमारा 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमने प्रिंट किया था, हमारी लिस्ट है। अब इससे 1 इंडेक्स पर, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं 2 है ना, क्योंकि इस वाली लिस्ट, ये वाली जो लिस्ट है इसके 1 इंडेक्स पर रखी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो वो 2 आएगा, है ना। मैं काम करता हूं, मैं इसको यहाँ से कमेंट में कर देता हूं इन सारी चीजों को, ओके। और मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों को भी कमेंट में कर देता हूं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट हमारे इस वाली लिस्ट में हैं। तो अगर मैं इस टाइम पर प्रोग्राम को रन करूं तो 1 इंडेक्स पर 20 है, तो हमें 20 प्रिंट होगा। ये देखिए ये 20 यहाँ से प्रिंट होती है। इस तरह से आप गेट मेथड का यूज कर सकते हो। उसके बाद है रिमूव। रिमूव क्या करेगा, सिंपली एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो अगर मुझे मान लीजिए स्टूडेंट डॉट लिस्ट डॉट रिमूव अगर मेथड को कॉल करूं, तो यहाँ पर देखिए हमें इंडेक्स को पास करना है। कौन से वाले इंडेक्स को आप रिमूव करना चाहते हो, तो लेट से मैं इस वाले 30 को यानी कि 2 इंडेक्स वाले को रिमूव करना चाहता हूँ। और रिमूव करने के बाद अगर मैं फिर से अपनी लिस्ट को प्रिंट करूं तो वो देखना रिमूव हो जाएगा, ओके। तो मैं रन करता हूं, देखिए लास्ट वाले एलिमेंट्स को हमने हटा दिया था, तो अभी हमारे पास क्या है 10 एंड 20 है। अब रिमूव के लिए आप चाहें तो इंडेक्स पास कर दें, लेकिन अगर आपको सपोज किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता ही नहीं है ना, आपने लिस्ट में कई सारे रिकॉर्ड्स को रखा है, अब इस अरे लिस्ट में कौन से इंडेक्स पर कौन सा रिकॉर्ड है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसके लिए आपको उसको एक ऑब्जेक्ट बना करके ही पास करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा लिस्ट डॉट रिमूव। अब हमने यहाँ 2 पास किया था, अगर मैं 2 पास कर रहा हूँ तो 2 इंडेक्स वाला डेटा जाएगा। मुझे इस 20 को लेट से रिमूव करना है, तो 20 को रिमूव करना है तो मैं 1 पास कर दूं, क्योंकि 1 इंडेक्स पर है तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 1 नहीं पास करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन को कॉल करके इसमें वैल्यू पास करेंगे 20, है ना। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इस तरह से आपको पास करना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाना पड़ेगा, ओके 20 का। तो ये 20 एज ऑब्जेक्ट अब सर्च करेगा, क्या 20 हमारे इसमें है, लिस्ट में है, तो उसको रिमूव कर देगा, तो अभी 20 हट जाएगा। ये देखो ये हमारी लिस्ट से 20 हट गया है और ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना। गेट वाले फंक्शन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और आपको रिमूव भी समझ में आ गया, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्लियर मेथड होता है। क्लियर का क्या करेगा, पूरी लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हटा ही देगा, ओके। मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। और अभी हमारे पास लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, 10 20 30। तो अगर मैं अपने लिस्ट का यूज करते हुए अरे लिस्ट का डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल कर लूँ तो सारे के सारे एलिमेंट्स को हटा ही देगा। अब हटा देगा तो यहाँ से हमारी अरे लिस्ट क्या इम्पटी है, तो इम्पटी प्रिंट हो जाएगा, है ना। हम लोग चाहें तो हटाने से पहले भी एक बार प्रिंट कर सकते हैं, तो हमने इसको अनकमेंट कर दिया, तो देखिए ये थी और उसके बाद क्लियर कर दिया तो ये हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास सेट है। सेट किस लिए काम आएगा, अपडेट के काम आएगा। आप अपडेट करना चाहते हो वैल्यू को, तो मैं काम करता हूं, मैं इस क्लियर को भी कमेंट में करता हूं। और देखिए जैसे अभी हमारे पास 10 20 30 है, मान लो मैं 20 को अपडेट करके 200 करना चाहता हूं, तो मैं सेट फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैं लिखूंगा stu लिस्ट डॉट सेट फंक्शन को कॉल करूंगा, और जो 1 इंडेक्स पर हमारा 20 रखा है उसको आप कर दो 200 इस तरह से। तो जो इंडेक्स आप पास कर रहे हो कि इस इंडेक्स की वैल्यू को आप इससे क्या करो, सेट कर दो। तो अभी ये 200 किस में हो जाएगा, 20 में। तो पहले मैंने प्रिंट किया, फिर सेट किया और उसके बाद प्रिंट कर दिया। तो आप देखना ये 220 जो है वो 200 में अपडेट हो चुका है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक कंटेंस है। कंटेंस क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं स्टूडेंट लिस्ट डॉट कंटेंस, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पर आपको क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पास कर रहे हो, कंटेंट्स को इस तरह से कोडिंग लिखी गई तो आप वैल्यू पास कर रहे हो। तो आप अगर यहाँ पर लेट से अगर आप 20 पास करो तो क्या हमारे यहाँ पर 20 अवेलेबल है, अगर प्रेजेंट है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, और कंटेंट्स यानी प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा। तो इसको हम यहाँ से प्रिंट करते हैं, ओके। तो क्या हमारे अरे लिस्ट में 20 प्रेजेंट है, नहीं है। 20 पहले यहाँ पर प्रेजेंट था लेकिन उसको हमने सेट करके 200 कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं तो 20 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि इसको हमने सेट कर दिया था 200 में, है ना। अब अगर मैं यहाँ से 200 पास करूं तो
ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 200 सेट करके बनाया था तो वो प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो सिंपली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। साइज एक होता है, साइज क्या करता है फंक्शन, जितने भी हमारे तो साइज क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट हमारे इस अरे लिस्ट में है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करेगा। देखिए इस अरे लिस्ट का कैपेसिटी जो होगा वो अलग होगा, है ना, कि इसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसके बाद इसका साइज ग्रो होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स आपने ऐड करे हैं, तो अभी तक हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। मैं इस सेट वाले फंक्शन को कमेंट में करता हूँ, तो अभी तक हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो अगर मैं साइज वाले फंक्शन को कॉल करूं तो क्या प्रिंट देगा, तो अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं लगाता हूँ सिस आउट और मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लिस्ट डॉट साइज फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं। तो ये बहुत कमाल का है साइज वाला फंक्शन, तो ये याद रखना। ओके, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न कर देगा जितने भी आपने ऐड किए होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, किस तरह से हम लोग अपने पूरे अरे लिस्ट के एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करके प्रिंट करें। अभी जब हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट को पास करके प्रिंट मेथड में ऑब्जेक्ट को पास करके प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखो हमें इस तरह से वैल्यूज प्रिंट हो रही है। मैं चाहता हूं कि मैं एक एक वैल्यू को प्रिंट करूं। लेट सपोज आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लेट सपोज आप इन हर एक वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उसके बाद उनको अपडेट करना चाहते हो, तो आपको एक एक एलिमेंट चाहिए होगा यहाँ पर। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमारे पास ना 3 तरीके हैं किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। मैंने बोला किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। तो पहला मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेथड 1 क्या है कि आप सिंपली फॉर लूप का यूज कर लो। तो मैं यहाँ पर सिंपली फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक अरे ही तो है, इंटरनली साइज तक ले जाएंगे। और अभी अभी हमने साइज फंक्शन को समझा, साइज फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। और आई प्लस प्लस हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, और हमें ये हर एक एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। और अगर इंडेक्स मिल गया तो हमने नीचे गेट फंक्शन के बारे में पढ़ा है ना, गेट फंक्शन को हमने शायद हटा दिया यहाँ से, ये देखिए गेट फंक्शन के बारे में। तो हम लोग गेट फंक्शन का यूज करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस आउट, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारी स्टूडेंट लिस्ट है को उसके एलिमेंट्स को गेट कर दो जो इंडेक्स आई पर है ना, सही बात है। तो जो ये हम लूप चला रहे हैं, इसका मतलब हमें हर एक एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा, और इंडेक्स मिल गया तो हम लोग गेट फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं, है ना, राइट। मैं इसको रन करता हूं, देखिए यहाँ पर 10 20 30 प्रिंट हो रहा है ना। मेथड 2 क्या है हमारे पास, मेथड 2 हम लोगों के पास है कि हम लोग फॉर ईच लूप का यूज कर लें। अब फॉर ईच लूप मैंने तो अभी आपको नहीं पढ़ाया है, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं है उसमें, आपको सिंपली एक फॉर लगाना है। और आपके पास जो अरे लिस्ट है, जो भी आपके पास अरे लिस्ट है उसका आप टाइप देखो इंटीजर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटीजर टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाना है। तो आप लिखोगे इंट लेट से वैल लिखा आपने, देखिए इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू आपको चाहिए ना, ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपको, तो यहाँ पर इसका क्या टाइप है, इंटीजर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका टाइप है वो लिखिए इंट, क्योंकि इंट टाइप की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है, और कॉलन लगाइए यहाँ पर। और उसके बाद आप क्या करिए, अपनी इस अरे लिस्ट का नाम लिखिए। ओके, आप यहाँ पर अरे लिस्ट का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर ऐसे इंटीजर नहीं लिखना है, आपको रैपर क्लास का नाम यूज नहीं करना है, आपको इससे जो वैल्यू आ रही है वो इंट टाइप की आएगी, है ना। तो आप यहाँ पर इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लो, और उसके बाद क्या करो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लगा के वैल्यू को प्रिंट कर लो। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस लिस्ट से एक एक वैल्यू निकाल करके इस वैल वेरिएबल में रखेगा, और आप उसको प्रिंट कर रहे हो, है ना, आप उसको क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। मैं यहाँ पर एक काम लगा देता हूँ, यहाँ पर एक डिवाइडर लगा देता हूँ, सिंपली ऐसे। ओके, तो आप इस तरह से फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो। मैं यहां से रन करता हूं, देखिए यहाँ पर 10 20 30 फॉर ईच लूप के लिए भी प्रिंट हो गया है। उसके बाद एक और मेथड होता है, आप आइटरेटर इंटरफेस का यूज कर सकते हो। एक हमारे पास इंटरफेस होती है, आइटरेटर इंटरफेस होती है। तो आप क्या करो, इसका एक मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक आइटरेटर का ऑब्जेक्ट आपको पाना पड़ेगा। ओके,
आपको आइटरेटर का ऑब्जेक्ट कैसे पाओगे आप, जैसे ये तो इंटरफेस है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक आप ITR नाम से ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर क्या करिए, जो आपकी ये अरे लिस्ट है, तो हर एक क्लास के अंदर जितनी भी क्लासें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, हर एक क्लास के अंदर क्या होता है, आइटरेटर होता है। तो आपको उस अपने अरे लिस्ट का नाम यूज करना है और उसके एक आइटरेटर फंक्शन को कॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पर सब कुछ सजेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जिस भी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यूज करके आइटरेटर फंक्शन को कॉल करना है। तो ये आपको एक आइटरेटर दे देगा और ये आइटरेटर आपको किस टाइप का चाहिए, इंटीजर टाइप का चाहिए, क्योंकि आपकी जो अरे लिस्ट है वो इंटीजर टाइप की है। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, आई इंटीजर, INTEGER आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर। तो आपने क्या किया, अपनी अरे लिस्ट को यूज करके आइटरेटर फंक्शन को कॉल कर लिया, तो आपको वो आइटरेटर दे देगा एक इंटीजर टाइप का, जिस भी टाइप का यहाँ चाहिए आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको अब ये देखिए आपने एक आइटरेटर बना लिया, तो आपको सिंपली अब क्या करना है, प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना है बस। तो आप क्या करिए, जैसे आपने लिखा जो ये आइटरेटर होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बना करके, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को इस तरह से रखा है। ओके, तो जब आपने आइटरेटर बनाया तो आपका जो आइटरेटर होगा वो पहले यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। अब आपको इस अरे लिस्ट जो आपकी है इसको आपको ट्रैवर्स करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस आइटरेटर को यहाँ पर लाना पड़ेगा जीरो इंडेक्स पर, और जीरो इंडेक्स पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आइटरेटर को मूव करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, और यहाँ पर मूव करने के लिए आपको हैश नेक्स्ट नाम से एक फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इंटर डॉट, देखिए यहाँ पर हैश नेक्स्ट आपको शो हो रहा है, तो आपने हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब जो आपका आइटरेटर है वो इसको यानी जीरो वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक और फंक्शन होता है नेक्स्ट नाम का फंक्शन, आप उसको कॉल करके वैल्यू मिल सकती है। तो आप लिखोगे नेक्स्ट इस तरह से, तो ये वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, और अगर ये वैल्यू रिटर्न करके देगा तो आपको इसे प्रिंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगा करके और इसके अंदर मैं इटर डॉट नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ये वैल्यू हमें क्या होगी, मिल जाएगी। अब अगर मैं रन करूं तो आप देखना जो पहली वैल्यू 10 है, 10 20 30 हम लोगों ने रखा है, तो पहली वैल्यू जो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है, राइट, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है 30 है। ओके, तो 10 20 30 यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो हमें 10 मिल जाएगा। आप देखना मैं रन करता हूं तो आप देखना यहाँ पर अभी 10 प्रिंट हो रहा है ना। मैं एक डिवाइडर यहाँ पर और लगा देता हूं, ओके, और इसको मैं मेथड 3 दे रहा हूं, तो आप देखना यहाँ पर आपको 10 मिल रहा है। अब आपको देखिए आपका जो ये आइटरेटर है वो से पहले वाले जीरो इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा था, अब इसको आपको फिर से मूव करना है, और मूव करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, हैज नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना। और हैज नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इस तरह से बारी बारी से आप क्या करोगे, हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते जाओगे और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके वैल्यू पा जाओगे। तो हैश नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली, अगर हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद आगे वैल्यू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर आगे वैल्यू है तो वो ट्रू को रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो जब हमारा पहली बार यहाँ पर था इटरेटर और हमने हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू थी जीरो इंडेक्स पर इसलिए उसने ट्रू को रिटर्न किया, और ट्रू को रिटर्न किया तो हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर से जब हमने हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया तो आगे 20 वैल्यू है इसलिए वो फिर से ट्रू को रिटर्न करेगा और हम फिर से वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और फिर से जब हम लोग हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर से ट्रू रिटर्न करेगा और हम लोग 30 को प्रिंट कर देंगे। लेकिन फिर से अगर हमने हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया तो वो फॉल्स को रिटर्न करेगा, फॉल्स को रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हैश नेक्स्ट फंक्शन ट्रू या फॉल्स, तो हैश नेक्स्ट फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब एलिमेंट्स होगा, है ना, और फॉल्स जब एलिमेंट नहीं होगा। तो क्यों ना मैं इसको एक व्हाइल लूप के अंदर रख दूं। देखिए मैंने क्या किया, व्हाइल के अंदर हमने हैश नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, और अगर हैश नेक्स्ट फंक्शन के कॉल होने पर वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करेगा तो हम लोग लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पर
क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फिर से ये लूप चलेगा और ट्रू रिटर्न होगा तो वैल्यू को प्रिंट करेगा। जब कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी तो ये क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो हमारा लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और लूप ब्रेक तो हम बाहर। तो इस तरह से ये तीसरा मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। तो ये 3 मेथड्स और हैं। ओके, अब आई होप कि आपको इस अरे लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। आप सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना और आप इन तीनों में से कोई भी मेथड को यूज कर लेना। सबसे बेस्ट जो अक्सर ये लोग यूज करते हैं वो होता है ये फॉर ईच वाला। ओके, और आप आइटरेटर भी यूज कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो आपने क्या किया, लिस्ट का यूज करके आइटरेटर फंक्शन को कॉल कर लिया, उसने आपको आइटरेटर दे दिया, और जैसे दे दिया तो आप प्री डिफाइंड फंक्शन हैश नेक्स्ट और नेक्स्ट को कॉल करके वैल्यू पा सकते हो। ओके, अब जो काम हमने यहाँ पर अरे लिस्ट बनाया हमने, तो जो हमने काम इंटीजर के साथ में किया है वो हम अपनी कस्टम क्लास के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक हमने यहाँ पर क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स, इसको अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स टाइप का भी एक अपना अरे लिस्ट बना सकते हैं, और पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग ऐड या रिमूव या डिलीट जो कुछ भी हमने ऑपरेशन देखा है सब कुछ हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, जिसको हम अपने अगले आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आई होगी जो मैंने बताया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।